हेलो एवरीवन, मैं रोशन सर आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके सामने थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल स्टूडेंट के लिए मॉस सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि अब मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि आप लोग को प्रमोट करके थर्ड सेमेस्टर में भेज दिया जाएगा, क्योंकि इस कोरोना वायरस के कारण एग्जाम लेना पॉसिबल अब नहीं है। तो ज्यादा चांसेस है कि आप लोग को प्रमोट करके थर्ड सेमेस्टर में भेजा जाएगा। तो थर्ड सेमेस्टर में हम जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसका नाम है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, जिसको हम लोग मॉस के सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। यही सब्जेक्ट फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना है सिविल इंजीनियर को, सिविल स्टूडेंट को, डिप्लोमा वाले को, जिसमें सब्जेक्ट का नाम चेंज हो जाता है और सब्जेक्ट का नाम मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है। और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में, बहुत सारे कॉलेजेस में ये सब्जेक्ट का नाम है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसको हम लोग सॉम के नाम से जानते हैं। तो याद रखना स्टूडेंट कि ये ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके कैरियर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। थर्ड सेमेस्टर एक ऐसा सेमेस्टर है जहां से ब्रांच पेपर स्टार्ट हो जाता है। यही एक सेमेस्टर है जहां से आपको अब आपके ब्रांच पेपर में स्पेशलाइज करना है। आगे आप कंटिन्यू जब भी पढ़िएगा, जो भी आगे का सेमेस्टर, उसमें सिर्फ आपको ब्रांच पेपर के बारे में ही ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करना है। तो इस सेमेस्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आ जाता है, जो न्यूमेरिकल है, 100% शुद्ध न्यूमेरिकल पेपर है मॉस सब्जेक्ट में, जिसमें आपको थ्योरी भी बहुत अच्छा करना होगा और साथ ही साथ न्यूमेरिकल का भी बहुत अच्छा प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, तो आज हम लोग पूरे मॉस के सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, कौन सा बुक को प्रिफर्ड करेंगे, कैसे कॉपी बनाएंगे, ऑनलाइन क्लासेस कैसे लेंगे, नोट्स कैसे इसका प्रोवाइड आपको करेंगे, ये सारे के बारे में आपको डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो पूरे ध्यान से इसको सुनेंगे, सिलेबस को अच्छे से नोट कर लेंगे। ठीक है, और इस सिलेबस को याद रखना है, आपको इतने अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके कैरियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब डिप्लोमा पास करेंगे और किसी अच्छे गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम देंगे, तो अगर 100 नंबर का कोई एग्जाम हो रहा है तो एकदम याद रखेंगे कि 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से आता ही आता है। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर ये आपका सब्जेक्ट अच्छा हो जाता है तो आपको 6 सेमेस्टर में एक पेपर पढ़ना है मशीन डिजाइन, और ये पूरा का पूरा जो मशीन डिजाइन है इसी पेपर से रिलेटेड है। अगर आपका मॉस अच्छा है तो आपको डिजाइन भी अच्छा होगा। ठीक है, आप इस सेमेस्टर मटेरियल साइंस पढ़ रहे हैं, वो भी आपके कैरियर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मटेरियल का पूरा कॉन्सेप्ट आपको मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में आ जाएगा, जिसको हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कह रहे हैं। फिर यही सब्जेक्ट जो है कंटिन्यूअस जाके 6 सेमेस्टर में जब हम लोग मशीन का कंपोनेंट का डिजाइन करेंगे, वहां भी हमको मॉस का काफी जरूरत पड़ेगा। तो आपको अब ये क्लियर हो चुका है कि ये सब्जेक्ट आपके कैरियर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छे कोई भी एग्जाम देंगे, एसएससी दे रहे हैं, इसरो का एग्जाम दे रहे हैं, या क्वेश्चन आप देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि 100 नंबर के क्वेश्चन में कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन जो इस सब्जेक्ट से आता है। तो इसको लाइटली नहीं लेना है, खूब मेहनत करना है। सब्जेक्ट में याद रखना है आपको, दोनों चीज आपको अच्छा करना है। एक तो इसका थ्योरी पोर्शन आपको बहुत अच्छा करना है और साथ ही साथ न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छा करना है। तो सबसे पहला आज आप लोग को जो है सिलेबस के बारे में बता देते हैं, और हम अपने बारे में भी आपको बता देते हैं कि हम ये पेपर कब से पढ़ा रहे हैं, मेरा क्वालिफिकेशन क्या है। तो आपको मेरा नाम पता होना चाहिए, मेरा नाम रोशन कुमार सिन्हा है। ठीक है, अभी हम असिस्टेंट प्रोफेसर पर काम कर रहे हैं आरपीएस इंजीनियरिंग कॉलेज में, और लगभग 10 से 12 साल से ये पेपर को कंटिन्यूअस पढ़ा रहे हैं। इसी पढ़ाने के दौरान जो है इस पेपर का एक बुक लिखे हैं फाउंडेशन पब्लिकेशन से, जो आप परचेज कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंगली लिखा गया है। अगर आप नहीं भी चाहते हैं तो आप कोई दूसरे बुक को प्रीफर करना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर लिख दिया हूं। देखिए, आपको अगर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का कोई बहुत अच्छा स्टैंडर्ड बुक चाहिए तो आप आर के बंसल को यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये लक्ष्मी पब्लिकेशन का है और काफी सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। देखिए, बुक बहुत सारा अच्छे अच्छे का है, आप फॉरवर्ड बुक भी पढ़ सकते हैं, पर आपको वैसे बुक को हमेशा प्रेफरेंस देना है जिसका लैंग्वेज अच्छा है, जो आपको समझ में है। किसी के बात से मत मानिएगा कि वो बोले थे कि ये वाला बुक पढ़ना चाहिए तो पढ़ना है। आप उसी बुक को पढ़िए जो जिसका लैंग्वेज आपको समझ में आए। ठीक है, बाकी बात हमेशा याद रखना है कि जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे, एक दो बुक हमेशा एक्स्ट्रा रखिए। एक अच्छे राइटर का भी रखिए और एक ऐसे राइटर का रखिए जिससे आपको समझने में आसानी हो, जिसका सिलेबस हमको पूरा कवर हो जाए। ठीक है, तो आपको यहाँ बुक का नाम बता देता हूँ कि हम लोग बुक में आर्किटेक्चर आप यूज कर सकते हैं लक्ष्मी पब्लिकेशन का।
ठीक है, बियर एंड जॉनसन यूज कर सकते हैं, ये अच्छा बुक है। ठीक है, उसके बाद एस चांद पब्लिकेशन का आर.एस. खुरमी बुक है। ठीक है, बहुत सारा टीचर प्रोफेसर इसको खराब बुक कहता है। ठीक है, हम ऐसा नहीं बोलते क्योंकि सिंपल लैंग्वेज है, आपके लिए वो अच्छा बुक होगा। ठीक है, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। फिर फाउंडेशन का मेरा खुद का बुक है, आप वहां से ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एस.एस. भाविकी है, ये भी बहुत अच्छा बुक है क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल का जो क्वालिटीज है वो बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। बाकी बात, मार्केट में और भी बहुत सारा बुक अवेलेबल है, आप जिसमें कंफर्टेबल है आप वो बुक खरीद सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ जाते हैं कि सर सबसे पहला ये याद रखना है कि ये सब्जेक्ट का नेचर क्या है। ठीक है, नाम से पकड़ में आ रहा है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। देखिए, दो वर्ड्स है यहाँ मिला हुआ, अगर इसको अच्छे से जोड़ेंगे। मैकेनिक्स आपको याद होगा जब आप सेमेस्टर में पढ़ते थे, तो मैकेनिक्स एक ऐसा ब्रांच था जिसमें हमको पढ़ाया जाता था कि किसी बॉडी पर अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उस फोर्स का उस बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, चाहे वह बॉडी रेस्ट में हो या मोशन में हो। ठीक है, मींस आप वहां डिफिनेशन पढ़े थे कि मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग इन विच वी स्टडी अबाउट द effect of forces on a body either at rest or in motion। सॉलिड किसको कहते हैं? तो कहता है कि सॉलिड का मतलब होता है थ्री डायमेंशनल बॉडी। मतलब ऐसा कोई भी बॉडी जो थ्री डायमेंशनल हो वो सारा का सारा क्या हो गया? सॉलिड हो गया। तो अब आपको क्लियर समझना है कि मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में हम लोग ऐसे थ्री डायमेंशनल बॉडी के बारे में पढ़ाई करते हैं जिसमें फोर्सेस लगता है, तो उस फोर्सेस का उस बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, कैसे वो बॉडी फोर्स को रेसिस्ट करता है या उस फोर्स को ट्रांसमिट करता है। ठीक है, तो इसका पूरा डिटेल स्टडी करेंगे हम लोग। इसी को दूसरे नाम से जाना जाता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत। अगर किसी बॉडी पर आप एक्सटर्नल फोर्स डालते हैं तो वो बॉडी उस फोर्स को रेसिस्ट करने के लिए अंदर से एक रेसिस्टिव फोर्स करता है। तो स्ट्रेंथ का मतलब हो गया कि किसी बॉडी के ऊपर अगर हम फोर्स डाल रहे हैं तो वो बॉडी उस फोर्स को कितना रेसिस्ट कर रहा है, यही उसके स्ट्रेंथ को बताता है। तो नाम मिलाएंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। इसका मतलब दुनिया में हजारों तरह का मटेरियल है और हर एक मटेरियल पर अगर हम फोर्सेस लगा रहे हैं तो हर एक मटेरियल में रेसिस्टिंग कैपेसिटी अलग अलग। तो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में जनरली हम लोग वैसे बॉडी के बारे में पढ़ाई करेंगे जो कि इलास्टिक इन नेचर होगा और उस पर फोर्स लग रहा है, उस फोर्स का उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो आई थिंक आपको सिलेबस में सब्जेक्ट का मतलब समझ में आ गया होगा कि मॉस में हम लोग पढ़ना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है। ठीक है, और एक एक यूनिट के अंदर 4-5 चैप्टर घुसाया हुआ है, इसको आप हल्के में मत लीजिएगा। ओके, आपको बता दे रहा हूं बार बार कि यूनिट 1 में जो है हम लोग सबसे पहला पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल और सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल का मतलब होता है कि किसी मटेरियल के ऊपर अगर हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं तो वह मटेरियल उसको किस तरह से ले रहा है, किस तरह से रेसिस्ट कर रहा है, जिसमें हम लोग उसके स्ट्रेंथ के बारे में चर्चा करेंगे, हार्डनेस के बारे में चर्चा करेंगे, टफनेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, स्टिफनेस के बारे में डिस्कशन करेंगे, इलास्टिसिटी क्या होता है, प्लास्टिसिटी क्या होता है, ये बेसिक कुछ नॉलेज पढ़ेंगे जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आएगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि सिंपल स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है। तो जब हम फोर्स लगाते हैं किसी इलास्टिक बॉडी पर तो उस पर क्या होता है कि जब हम फोर्स लगाते हैं तो उसका हर एक मॉलिक्यूल उस फोर्स को रेसिस्ट करने के लिए एक अंदर में रेसिस्टिव फोर्स लगाता है और वो रेसिस्टिव फोर्स अपने बॉडी के अंदर डेवलप करता है। तो एक यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया में कितना रेसिस्टिव फोर्स डेवलप होता है वो उसके स्ट्रेस को बताता है। ठीक है, और स्ट्रेन का मतलब होता है कि अगर किसी बॉडी पर, इलास्टिक बॉडी पर अगर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उसके डायमेंशन में, डायमेंशन कहने का मतलब होता है लेंथ, ब्रेथ, थिकनेस, रेडियस, इसको डायमेंशन कहते हैं। तो उसके डायमेंशन में कितना चेंज आ रहा है, मतलब एक यूनिट के डायमेंशन में उस एक्सटर्नल फोर्स के कारण उसमें कितना चेंजिंग आ रहा है, उसको हम लोग स्ट्रेन कहते हैं। ये काफी डिस्कस करेंगे जब इसको हम लोग डिटेल पढ़ाएंगे, जब हम लोग यूनिट 1 के अंदर है। आज आपको बस सिलेबस पूरा समझा देता हूं सर और सब्जेक्ट का नेचर आपको बता देते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का एक लंबा टॉपिक है, ये खुद एक चैप्टर के अंदर आ जाता है। यूनिट 1 में देखिए आप टोटल 4 चैप्टर दिया हुआ है।
पर हम लोग का एसपीटी में क्या क्या थोड़ा थोड़ा देख के सारा डाल दिया है, पर जब आप पढ़ेंगे ना तो थोड़ा नहीं पढ़ना है, आपको पूरा चैप्टर ही पढ़ना है और काफी अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के आता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग कॉलम एंड स्ट्रट। कॉलम एंड स्ट्रट में क्या होता है, कॉलम कहते किसको है, तो कहता है कि कोई भी स्ट्रक्चरल मेंबर, ध्यान देंगे, कोई भी स्ट्रक्चरल मेंबर जो वर्टिकल है और एक्सटर्नल लोड को थाम रहा है उसको हम लोग कॉलम कहते हैं। हम लोग वहां पर पढ़ेंगे कि कॉलम कितने टाइप का होता है, शॉर्ट कॉलम क्या होता है, मीडियम कॉलम क्या होता है, लॉन्ग कॉलम क्या होता है, कहाँ एप्लीकेशन होता है, अगर उसमें फेल्योर होता है तो कैसे फेल्योर होता है, बकलिंग किसको कहेंगे, यूलर्स फार्मूला क्या है, रैंकाइन फार्मूला क्या है, ये सब के बारे में आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर आ जाते हैं थिन सिलेंडर में। ठीक है, थिन सिलेंडर कहने का मतलब है कि देखिए कोई भी कंटेनर जिसमें लिक्विड या फ्लूइड को हम लोग स्टोर करते हैं तो वो थिन सिलेंडर के अंदर आ जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको बताता हूं कि आप देखे होंगे कि रेलवे में जो गाड़ी होता है रेलवे का जिसमें कि हम लोग तेल का ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो आप देखेंगे वो सिलेंड्रिकल इन शेप होता है, जिसमें लिक्विड को भर दिया जाता है, जो क्रूड ऑयल होता है या जो रिफाइंड ऑयल होता है उसको भर दिया जाता है और उसको ट्रांसपोर्ट किया, तो वो पूरा सिलेंड्रिकल शेप में होता है। ठीक है, तो वो सिलेंड्रिकल शेप ही क्यों बनाया जाता है, क्या उसका कारण है? आप देखे होंगे जो सुधा का डेयरी वाला रहता है वो भी दूध अगर लेके जाता है तो उसका भी जो ट्रक होता है वो सिलेंड्रिकल शेप होता है, पाइप जो है वो सिलेंड्रिकल होता है। तो हम लोग थिन सिलेंडर के बारे में चर्चा करेंगे कि थिन सिलेंडर किसको कहते हैं। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पर ये आपके पास सिलेंडर है, ठीक है, और ये सिलेंडर का इंटरनल डायमीटर है डी, और जब सिलेंडर को आप कट करेंगे तो सिलेंडर कुछ इस तरह से आपको शेप दिखेगा, ये देखिए ऐसा दिखे, तो ये इस सिलेंडर का थिकनेस है, इसको हम लोग थिकनेस कह रहे हैं। तो अगर किसी सिलेंडर का जो थिकनेस है वो उसके डायमीटर का 20वां भाग है तो ऐसे सिलेंडर को हम लोग क्या कहेंगे, थिन सिलेंडर कहेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि थिन सिलेंडर किसको कह रहे हैं। तो सिंपल याद रखना है कि सिलेंडर जब हम बनाते हैं, मतलब हम मेटल का चदरा लेके उसको सिलेंडर बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, अगर किसी सिलेंडर का मतलब अगर किसी सिलेंडर का जो जिस मेटल से बना है उसका थिकनेस उसके डायमीटर का 20वां भाग से कम होगा तो ऐसे को हम लोग थिन सिलेंडर कहते हैं। जिसमें आपको बहुत सारा एग्जांपल देखने को मिलेगा, जिसमें ऑयल टैंक आ जाएगा, बॉयलर आ जाएगा, आपके घर का जो एलपीजी सिलेंडर है, आप नोटिस किए होंगे आपके घर का जो एलपीजी सिलेंडर अगर उसका हाफ सेक्शन को बाहर निकाल दे तो ये देखिए ये मेटल का थिकनेस है, ये मेटल का थिकनेस है और ये इसका डायमीटर है। तो थिकनेस को आपको मेजर कर लेना है, ठीक है। तो वहां पर थिन सिलेंडर में हम लोग पढ़ेंगे कि थिन सिलेंडर कैसे फेल्योर करता है, उसमें हम लोग हुक स्ट्रेस के बारे में चर्चा करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के बारे में चर्चा करेंगे, फिर स्ट्रेन उसमें कौन कौन सा डेवलप होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये इस यूनिट, तो टोटल यूनिट 1 में हम लोग को 4 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं यूनिट 2 में। यूनिट 2 में हम लोग को क्या पढ़ना है, स्ट्रेन एनर्जी के बारे में पढ़ना है। स्ट्रेन एनर्जी कहने का मतलब होता है कि देखिए अगर कोई इलास्टिक मेंबर है, जैसे एग्जांपल आपको समझाता हूं कि मान लीजिए आपके पास स्प्रिंग है, ठीक है, और जब स्प्रिंग पर आप कोई एक्सटर्नल लोड डालोगे, ध्यान दीजिएगा, जब स्प्रिंग पर आप कोई एक्सटर्नल लोड डालेंगे तो उस एक्सटर्नल लोड के कारण उस स्प्रिंग पर वर्क होगा। तो स्प्रिंग भी क्या करेगा, जितना वर्क हुआ है उतना ही अमाउंट का अपने अंदर एक एनर्जी को स्टोर कर लेगा, जब लोड हटाएंगे तो उसी एनर्जी से वह वापस जाएगा। तो ऐसे एनर्जी को स्ट्रेन एनर्जी कहते हैं, ठीक है। और वहां पर स्ट्रेन एनर्जी में हम लोग को पढ़ना है रेजिलियंस क्या होता है, प्रूफ रेजिलियंस क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या होता है, फिर टाइप्स ऑफ लोड पढ़ना है जिसमें हम लोग को ग्रेजुअल लोड पढ़ना है, मतलब अगर किसी बॉडी पर धीरे धीरे लोड बढ़ाते जा रहे हैं, पहले 1 केजी दीजिए, फिर 2 केजी दीजिए, फिर 3 केजी दीजिए, फिर 4 केजी दीजिए, तो अगर लोड आप धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं तो ऐसे लोड को ग्रेजुअल लोड कहते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कोई बॉडी लेते हैं और उस पर 1 केजी 2 केजी 3 केजी ऐसे करके 10 केजी तक धीरे धीरे बढ़ाते हैं, तो ऐसे लोड को ग्रेजुअल लोड कहते हैं। अब चलिए, अब सारे लोड जो 10 केजी था वो अगर किसी बॉडी पर एक बैग रख दिया जाए तो ऐसे लोड को हम लोग सडन लोड कहते हैं, ठीक है। और वही 10 केजी अगर कुछ हाइट से किसी बॉडी पर गिरा दिया जाए तो उसको हम लोग इंपैक्ट लोड कहते हैं। तो हम लोग को इसी के बारे में चर्चा करना है कि टाइप्स ऑफ लोडिंग में
अलग अलग तरह का स्ट्रेन एनर्जी कितना होता है। ठीक है, तो आई थिंक यूनिट 2 भी आपको समझ में आ चुका होगा। यूनिट 3 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड एग्जाम एज वेल एज फॉर कंपटीशन एग्जाम, ये सब ऐसा चैप्टर है जिससे कभी भी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन देना भूलता ही नहीं, मतलब 100% श्योरिटी है कि क्वेश्चन आएगा। तो इसमें बहुत सारा ट्रिक्स आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन को आसान तरीका से बनाया जाता है। इसका मतलब होता है शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, तो शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम किसका ड्रॉ करते हैं? तो शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम लोग बीम का ड्रॉ करते हैं कि बीम पर अगर हम लोग एक्सटर्नल लोड डालते हैं तो उस एक्सटर्नल लोड के कारण बीम जो है वह कैसे लोड को रेसिस्ट करता है। जैसे मान लीजिए एक स्ट्रक्चर ले रहे हैं और इस स्ट्रक्चर में हम लोग क्या किए, इसका एक भाग को फिक्स कर दिए। तो सबसे पहला हमको पता होना चाहिए कि हम बीम किसको कहते हैं। ठीक है, बीम किसको कहते हैं? कहता है कोई भी स्ट्रक्चर जो हॉरिजॉन्टल हो और लोड को थामता हो उसको हम लोग बीम कहेंगे। मतलब एनी स्ट्रक्चरल मेंबर व्हिच इज हॉरिजॉन्टल एंड कैरी द एक्सटर्नल लोड इज कॉल्ड बीम। ठीक है, और अगर किसी बीम का एक एंड को फिक्स कर दे तो उस बीम को कैंटिलीवर बीम कहते हैं। जैसे आपके घर में अगर कोई छज्जा निकला है तो आप नोटिस करना वो स्ट्रक्चर हॉरिजॉन्टल है, उसका एक एंड फिक्स है, आप कुछ सामान लिए उस छज्जा पर रख दिए तो एक कैंटिलीवर की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम इसके फ्री एंड पर, इस कैंटिलीवर के फ्री एंड पर अगर हम लोड डालें तो उस लोड के कारण ये स्ट्रक्चर कितना शेयर स्ट्रेस ले रहा है और उसका बेंडिंग मोमेंट का नेचर कैसा हो रहा है, बेंडिंग मोमेंट कितना हो रहा है, तो उसका डायग्राम हमको बनाना है। तो मैथमेटिकली पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे और फिर फ्री हैंड इसके इसका ड्राइंग बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग ये पूरा का पूरा याद रखना, ये पूरा का पूरा न्यूमेरिकल टॉपिक है। इससे हमेशा न्यूमेरिकल्स आता है और इससे काफी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है जो कंपटीशन में होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको हम लोग MOI भी कहते हैं। यहां भी ये पूरा का पूरा न्यूमेरिकल चैप्टर है। ठीक है, आपको याद होगा मैकेनिक्स में आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़े थे, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ही कंटिन्यूअस पार्ट है जहां पर हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है, क्या बता रहा है, देखो ध्यान से सुनेंगे। इनर्शिया है क्या? तो इनर्शिया किसी भी बॉडी का एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसमें बॉडी अपने अवस्था में ही रहना चाहता है। मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी बॉडी किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट अगर टर्न करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मूवमेंट कहते हैं। तो दोनों को मिला देंगे तो क्या होगा कि अगर किसी बॉडी पर एक्सटर्नल लोड लग रहा है, फोर्स लग रहा है और उसके कारण वो स्ट्रक्चर मेंबर जो है अपने किसी फिक्स पॉइंट से बेंड करना चाह रहा है, तो वो मटेरियल उस बेंडिंग को कितना रेसिस्ट कर रहा है, वही आपका क्या हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जिस मटेरियल का, जिस स्ट्रक्चर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू ज्यादा होगा वो जो मेंबर है वो ज्यादा सुटेबल होता है स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपल भाषा में आपको याद रखना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक रेसिस्टिंग कैपेसिटी है अगेंस्ट द बेंडिंग, अगेंस्ट द ट्विस्टिंग, जो भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं बेंडिंग स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस। ठीक है, जैसे एग्जांपल में आप यहां समझ सकते हैं कि ये जो कैंटिलीवर बीम है, इस कैंटिलीवर बीम पर अगर फ्री एंड पर हम लोड डालते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि ये इस तरह से बेंड करना चाह रहा है। ठीक है, और कितना, या अगर बेंड करना चाह रहा है तो हम इसके अंदर ये जो बीम का मटेरियल, इसमें कितना स्ट्रेसेस जनरेट हो रहा है, तो वहां पर हम लोग को क्या पढ़ना है? बेंडिंग एंड शियर स्ट्रेसेस पढ़ना है। ये भी क्या है? पूरा का पूरा न्यूमेरिकल है। ठीक है, ये पूरा न्यूमेरिकल है और इसमें एक और आ जाता है, डेरिवेशन भी आ जाता है। ठीक है, और थ्योरी भी आ जाता है। तो ये सब बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मतलब ये एक ऐसा चैप्टर है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये ऐसा है, ऐसा यूनिट है जिससे कभी भी बोर्ड जो है इससे बिना क्वेश्चन पूछे हुए बना ही नहीं सकता। फिर अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम देंगे तो इससे हमेशा क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मॉस में जितना भी आप टॉपिक आप देख रहे हो वो सारा टॉपिक अपने में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट फिर आ जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ बेंडिंग एंड डायरेक्ट स्ट्रेसेस, जिसमें हमको पढ़ना है कि पिलर पर, कॉलम पर, ये देखिए हम लोग यहाँ पिलर बीम ले लिए हैं, तो ये आपके पास एक कॉलम है, तो कॉलम के अगर लोड लगेगा तो ऐसे लोड को हम लोग डायरेक्ट लोड कहेंगे। क्लियर हो गया? और अगर कॉलम के सेंटर से
कुछ दूर पर लोड लगेगा तो ऐसे लोड को हम लोग इसेंट्रिक लोड कहते हैं। रिपीट कर रहा हूं, कोई भी स्ट्रक्चरल मेंबर है मतलब वर्टिकल मेंबर है तो उसको हम लोग कॉलम कह रहे हैं। उसके प्लेन के सीजी से अगर कोई लोड लगेगा तो हम लोग डायरेक्ट लोड कहेंगे, पर वह लोड उसके सीजी से ना लग के कुछ हट के लगेगा तो ऐसे लोड को हम लोग क्या कहेंगे, इसेंट्रिक लोड कहेंगे। तो जब इसेंट्रिक लोड लगता है तो याद रखना है कॉलम के अंदर बेंडिंग स्ट्रेसेस भी जनरेट होता है और डायरेक्ट स्ट्रेसेस भी जनरेट होता है। ये भी पूरा न्यूमेरिकल है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट आ जाते हैं प्रिंसिपल प्लेन एंड प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। यहाँ पर हमको क्या करना है, किसी स्ट्रक्चर मेंबर में पता करना है कि प्रिंसिपल स्ट्रेस कितना होगा, प्रिंसिपल प्लेन कौन सा होगा। तो इसको बनाने के लिए दो मेथड होगा, एक को कहेंगे एनालिटिकल मेथड और दूसरा को कहेंगे ग्राफिकल मेथड, जिसको हम लोग मोहर सर्कल कहते हैं। तो ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसमें हम लोग ग्राफ के मदद से भी न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। प्रिंसिपल प्लेन होता क्या है, तो कहता है कि कोई भी अगर 3D बॉडी है तो प्लेन कहते किसको है, तो याद रखना है दो एक्सिस से मिलके जो रीजन आपको दिखता है, जो एरिया आपको दिखता है, उसको हम लोग प्लेन कहते हैं। तो कहता है कि ऐसा कोई भी प्लेन जिसमें शियर स्ट्रेस का मान 0 हो जाए, ऐसे प्लेन को प्रिंसिपल प्लेन कहते हैं और उस प्लेन पर सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेसेस ही रहता है, ठीक है। तो इसका काफी डिस्कशन करेंगे हम लोग बाद में। और लास्ट जो टॉपिक है उसको हम लोग क्या कहते हैं, टॉर्सन। ये टॉर्सन टॉपिक है जिसमें हम लोग को पढ़ना है शाफ्ट के ट्विस्टिंग इफेक्ट के बारे में। सीधा भाषा में आपको बता रहा हूं कि मान लो मेरा हाथ आप लिए और इसका एक एंड आपको फिक्स है और मेरे हाथ के फ्री एंड को तुम पकड़े हो और इसको क्या कर रहे हो, ट्विस्ट कर रहे हो। ध्यान देना, दो चीज है, एक बेंड करना, एक ट्विस्ट करना। ट्विस्ट का मतलब सीधा भाषा में ऐंठना। जैसे ये मार्कर को हम पकड़े और इस मार्कर को पकड़ के हम ऐंठ रहे हैं, इसको कहते हैं ट्विस्टिंग। तो हमको यही पढ़ना है कि मान लीजिए ये शाफ्ट है, शाफ्ट किसको कहेंगे, तो कोई भी सर्कुलर मेंबर या सिलेंड्रिकल मेंबर जो अपने एक्सिस पर घूमता है और पावर का ट्रांसमिशन करता है, उसको हम लोग शाफ्ट कहते हैं। जैसे अब देखोगे कहां, वो भी बता दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए आप जनरेटर देखे होंगे, तो जनरेटर में आप देखे होंगे कि हैंडल लगा के उसको घुमाते हैं, तो वो जो आपका सर्कुलर रॉड है उसी को हम लोग शाफ्ट कह रहे हैं, ठीक है। तो ये शाफ्ट है और इसको पकड़ के हम ऐंठ रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है, शाफ्ट अपने आप को ऐंठने से बचा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड ट्विस्टिंग मूवमेंट, ठीक है। तो कोई भी शाफ्ट के ऊपर जब हम लोग शियर फोर्स लगाते हैं तो उसके कारण वह मेंबर जो है ट्विस्ट होना चाहता है, पर मटेरियल क्या करता है, उस ट्विस्टिंग मूवमेंट को रेसिस्ट करता है। तो यहीं पर हम लोग क्या करेंगे, टॉर्सन के बारे में पढ़ेंगे। तो आई थिंक आपको पूरा मॉस का सिलेबस के बारे में जानकारी मिल चुका होगा कि काफी नया चीज है, इससे पहले आप इस टॉपिक के बारे में कुछ नहीं पढ़े थे, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा सिलेबस समझ में आ चुका होगा और ये आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये सब्जेक्ट में हम अपना 100% देंगे। आप किसी भी सीनियर से पूछ सकते हैं, वो मैक्सिमम सीनियर जो है वो मॉस सब्जेक्ट हमसे पढ़ा हुआ है और आप आराम से अपने सीनियर से मेरा फीडबैक भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ सिलेबस के यूनिट के साथ मिलेंगे, कुछ टॉपिक के साथ मिलेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग पूरे सेमेस्टर के हर एक पेपर, हर एक बुक के बारे में अच्छे से नॉलेज ले लेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।